इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, वो ये कि जब भी आपको बीमारी आए, आप डिसीज से मत डरिए। डिसीज के लिए जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उससे डरिए, वो खतरनाक। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है उससे डरिए, बीमारी से मत डरिए। बीमारी इतनी खतरनाक नहीं। सभी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति हमारे अपने शरीर में ही है, इसलिए बीमारी खतरनाक नहीं है। खतरनाक वो तब हो जाती है जब बीमारी को ठीक करने की शक्ति खत्म हो जाती है शरीर की, तब बीमारी खतरनाक हो जाती है। हमारे शरीर में एक प्रतिकारक शक्ति होती है, रेजिस्टेंस पावर। ये जब तक हमारे शरीर में बनी हुई है रेजिस्टेंस, तब तक आपको किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है आपका, तब आपकी एक छोटी सी बीमारी भी आपको मृत्यु तक पहुंचा देती है। और रेजिस्टेंस खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है जहरीली दवाएं और उनके होने वाले साइड इफेक्ट्स। इसलिए आप फालतू की दवाएं मत खाइए। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें? आपको अगर बीमारी कभी आ जाए, वैसे तो आप योग और प्राणायाम करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी, और अगर योग प्राणायाम करेंगे तो बीमारी जो आ चुकी है वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कभी दवाओं की जरूरत आपको पड़ जाए, तो आपका जो स्वयं पाक घर है, आपका जो किचन है, उसमें जो मेडिसिन हैं उनका उपयोग करिए। आपके किचन में, आपके स्वयं पाक घर में करीब 108 दवाएं हैं, 108 मेडिसिन हैं हमारे स्वयं पाक घर में, हमारे किचन। दुनिया की खराब से खराब बीमारी का ट्रीटमेंट आप अपने स्वयं पाक घर से कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण बताऊं, आपको अगर डायबिटीज है, आपको अगर हाइपरटेंशन है, माने बीपी हाई है, आपको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, आपके स्वयं पाक घर में बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है मेथी का दाना। इसका उपयोग करिए। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में डाल दीजिए, सुबह उठकर उसको चबा के खाइए, पीछे से पानी पी लीजिए। आपका ब्लड प्रेशर भी कम कर देगा, खत्म कर देगा, आपकी डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी मेडिसिन। और इसी मेथी के दाने में थोड़ा जामुन की गुठली का पाउडर मिला दें। मेथी के दाने को पीस लें और उसमें जामुन की गुठली आती है वो पीस के डाल दें, तो खराब से खराब जो शुगर है, 40 साल पुरानी किसी को शुगर है, वो भी ठीक हो जाती है। इतनी अच्छी और इतनी प्रभावी दवा है हमारे रसोई। और इसी मेथी के दाने से आप चाहें तो आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक कर सकते हैं। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप मेथी दाना खाइए, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो मेथी का दाना खाइए। आपको अगर जॉइंट्स का पेन है, संधिवात है, तो भी आप मेथी का दाना खा सकते हैं। आपके फिंगर जॉइंट्स में पेन है तो मेथी का दाना खा सकते हैं। आपको अगर माइग्रेन होता है तो मेथी का दाना खा सकते हैं। आपके पूरे सिर में दर्द होता है तो मेथी का दाना खा सकते हैं। आपको वात के किसी भी रोग में और कफ के किसी भी रोग में मेथी का दाना सबसे अच्छी मेडिसिन। इसी तरह अगर आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए ब्लॉकेज हो गया है, तो आप ऑपरेशन कभी भी मत कराइए, क्योंकि ऑपरेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं। आप एक ऑपरेशन कराएंगे, फिर अटैक आएगा, दूसरा कराएंगे, फिर अटैक आएगा। जब तक अटैक आने की टेंडेंसी आपके ब्लड में रहेगी, तब तक ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस नहीं। इसलिए ऑपरेशन मत करें। फिर क्या करें? आप दूधी भोपले का रस पीजिए। आपके घर में दूधी भोपला है, उसका छिलका ना उतारे, छिलका सहित उसका रस निकालें, उसमें धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता तीनों पीस के डालें चटनी बनाकर, और हर दिन सुबह खाली पेट पी लें, तो दूधी के रस से आपके सारे के सारे ब्लॉकेज क्लियर हो जाए। दूधी का रस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, दूधी का रस ब्लॉकेज को निकाल देता है। दूधी का रस हाइपरथायराइडिज्म की बेस्ट मेडिसिन है। दूधी का रस हाइपोथायराइडिज्म की भी बेस्ट मेडिसिन है। और दूधी के रस के बारे में एक बात कहता हूँ, वो ये कि ब्लड में, खून में जितने भी टॉक्सिक वेस्ट जमा होते हैं, सभी को फ्लश आउट करने की ताकत दूधी के रस में।
इसलिए इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही और एक दो बात बताता हूं आपको। आपके घर में दालचीनी है, दालचीनी को शहद में मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो वात, पित्त, कफ तीनों ही तरह की बीमारियों में बेस्ट मेडिसिन। मैं दालचीनी का उपयोग करके देखा, 70 से ज्यादा बीमारियों में दालचीनी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाई बीपी में, लो बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड्स में, हार्ट के ब्लॉकेज में, बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, माइग्रेन होता है, पूरे सिर में दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है, सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट है दालचीनी का। अगर आपको बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, मोटापा आ गया है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दालचीनी से अच्छी कोई चीज नहीं आपके स्वयं पाक कर, बहुत अच्छी मेडिसिन। ऐसे ही अगर आपको बार बार बुखार आता है तो ये पैरासीटामोल या वोवेरोन जो खाएं आप, इससे किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं, कभी भी ना लें, ना वोवेरोन ने ना पैरासीटामोल। इससे अच्छा गुड़वेल, गुड़वेल आप समझते हैं, कहीं भी मिल जाती है। 10 पैसे की गुड़वेल या 20 पैसे की गुड़वेल थोड़ी सी अगर ले लें, उसको पानी में डाल के बॉईल करें और इतना बॉईल करें कि पानी आधा हो जाए और उस पानी को पी लें तो खराब से खराब बुखार खत्म हो जाता है, ताप खत्म हो जाता है, टेम्परेचर खत्म हो जाता है। गुड़वेल शायद मराठी में कहते हैं, नीम की गिलोय उसको हिंदी में कहते हैं। कहीं भी आसानी से मिलती है, किसी भी दुकान पे मिलती है। कितना भी खराब से खराब टेम्परेचर हो, अगर आपको 105, 106 डिग्री टेम्परेचर आ गया, आप इसको भी गुड़वेल से ठीक कर सकते। ऐसे ही अपने घर में सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हड़द कहते हैं, हल्दी कहते हैं। इसको दूध में डाल के उपयोग करें, सब तरह की सर्दी खांसी ठीक हो जाती। टॉन्सिलाइटिस जो बच्चों को बहुत तकलीफ करता है, टॉन्सिल्स के केसेस में कभी भी ऑपरेट मत कराइएगा किसी भी बच्चे को, क्योंकि जिसने टॉन्सिलाइटिस को ऑपरेट करा दिया जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम आती है, मत करा। इसका बेस्ट मेडिसिन है हड़द। आधा चम्मच हड़द पाउडर लेना और चम्मच को गले के अंदर ले जाके छोड़ देना, हड़द पाउडर अंदर गले में चला जाए और आधा घंटे तक उस बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना नहीं। सप्ताह में एक दिन भी आपने दे दिया तो हमेशा के लिए टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाए। इतनी अच्छी मेडिसिन। कितना भी खोखला हो आपको, कितनी भी खांसी हो, स्वयं पाक घर में जो अदरक है जिसको आल्ला आप कहते हैं, उसका रस निकालिए, शहद के साथ, मध के साथ मिला के गर्म करके ले लीजिए, सब तरह का खोखला ठीक हो जाता है। आल का रस ले लें और पान का रस ले लें, दोनों मिलाएं बराबर मात्रा में और गर्म करें शहद डालकर, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 20-20 साल पुरानी जो खांसी है, खोखला है, वो आल के रस और पान के रस से ठीक हो जाता है। हमारे घर में सभी मेडिसिन, एक भी ऐसी डिसीज नहीं है जिसका ट्रीटमेंट हम घर में ना कर सके। तो इसलिए मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि जब भी कोई बीमारी आए तो मेडिसिन को आप अपने घर में ढूंढिए, वो आपके घर में ही मौजूद है। और घर में जो मेडिसिन ना मिले तो पड़ोस में तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे धनिया पत्ता है, पुदीना पत्ता है, तुलसी पत्ता है, ये घर के बाहर सबके यहाँ लगा रहता है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाइपरथायराइडिज्म के जितने केसेस हैं, इन सभी केसेस में मैंने देखा सबसे अच्छे रिजल्ट हैं धनिया पत्ता, जिसको कोथंबरी आप कहते हैं। धनिया पत्ते को पीस के चटनी बनाएं, गर्म पानी में डाल के उसको पी लें, 1 चम्मच चटनी, आधा गिलास गर्म पानी, 15-20 दिन में ही हाइपरथायराइडिज्म को ठीक कर दें। कंटिन्यू पी लेंगे तो जिंदगी में दोबारा कभी भी थायराइड की समस्या नहीं आएगी। ऐसी कोई डिसीज नहीं है जिसका हम ट्रीटमेंट ना कर सकें। इसलिए आप अपने स्वयं पाक घर औषधि को, जो केंद्र है आपके घर में, उसको ध्यान दीजिए। ये फालतू के टेलीविजन एडवर्टीजमेंट देखकर आप जो एलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं, इनको गलती से भी मत लाइए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है जो मेडिसिन आपने खाया है वो एक डिसीज को ठीक करेगा, दूसरी सीरियस डिसीज पैदा कर देगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत।
सारी दुनिया में एलोपैथिक मेडिसिन को अभी डिस्करेज किया जा रहा है, वो कहते हैं अभी बंद करो इनको। और आयुर्वेद की मेडिसिन बहुत तेजी से, अमेरिका जैसे देश में अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर की आयुर्वेदिक मेडिसिन अभी बिक रही हैं। यूरोप में बिलियंस ऑफ डॉलर की आयुर्वेदिक मेडिसिन, 2500 बिलियन डॉलर का मार्केट है आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस समय पूरे विश्व में। क्योंकि इनकी बिक्री बढ़ रही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी में बहुत दम है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूं, वो ये कि आप अपनी जिंदगी में कुछ आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करें, सिद्धांत आयुर्वेद के, तो कभी भी कोई डिसीज आएगा ही नहीं। आप लाइफ लॉन्ग डिसीज फ्री रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कभी कोई दुख ना हो, सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हों। तो जब ये बात आयुर्वेद में कही गई है तो इसका रास्ता भी आयुर्वेद में बताया गया है कि आप कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे निरोगी हो सकते हैं, कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं। मैं आयुर्वेद के छोटे छोटे आपको कुछ 4-5 सूत्र बताता हूं, जिनको आज से ही आप अगर फॉलो करें तो जीवन में रोग ही नहीं आएगा। सबसे अच्छा तो ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हमेशा आप हमें स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, तो ये सबसे अच्छा है। कुछ ज्यादा झंझट ही नहीं है, दवाएं खाने का प्रश्न ही नहीं। आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में निरोगी होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए 7000 सूत्र लिखे गए। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी पुस्तक है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। एक पुस्तक है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। एक पुस्तक है उसका नाम है चरक संहिता। एक पुस्तक है उसका नाम है भाव प्रकाश। एक पुस्तक है उसका नाम है निघंटु। ऐसी बहुत सारी पुस्तकों में 7000 सूत्र लिखे गए, 7000। उनमें से आपको 7 बताता हूं, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम के। आप बोलेंगे 7000 क्यों नहीं बता सकते? उसमें टाइम बहुत लगता है। उतना समय को संतुलित रखने के लिए छोटे छोटे नियम हैं। जैसे वात को अगर संतुलित आप रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे ज्यादा तकलीफ यही करता है। वात का असंतुलन अगर हो गया शरीर में तो 80 तरह के बीमारी आते हैं, 80 डिसीज। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों के जोड़ों का दर्द, सब तरह का दर्द, ये सब वात की विकृति। हार्ट अटैक आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड होना, पैरालिसिस होना, ब्रेन हेमरेज होना और ब्लड में क्लॉट बनना, ये सब वात की विकृति के रोग है। सबसे खराब है वात, इसको संतुलित रखिए हमेशा। वात अगर बिगड़ता है सबसे ज्यादा रोग आते हैं, इसलिए वात को संतुलित रखिए। तो आप बोलेंगे क्या करें? वात को संतुलित रखने का सिंपल प्रिंसिपल है आयुर्वेद में, शुद्ध तेल खाइए, वात हमेशा संतुलित रहे। प्योर ऑयल खाइए, शुद्ध तेल खाइए। आपके मन में सवाल आएगा, ये शुद्ध तेल क्या होता है? क्या हम जो तेल ला रहे हैं बाजार से ये शुद्ध नहीं है? बाजार से आप जितने भी तेल डब्बे में लेके आते हैं, ये सब तेल में मिलावट है। क्या मिलावट है? बाजार के सभी तेलों में एक तेल मिलाकर बेचा जाता है और उस तेल का नाम है पामोलिन ऑयल। आप अगर मूंगफली का तेल खाते हैं, मान लीजिए, उसमें पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप सरसों का तेल लाते हैं, उसमें भी पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप नारियल का तेल लाते हैं, खोपरे का तेल, उसमें भी पामोलिन मिक्स है। तिल का तेल लाएंगे, उसमें भी पामोलिन मिक्स है। भारत देश में जितने भी डब्बा बंद तेल आते हैं बाजार में, सभी में पामोलिन ऑयल मिक्स रहता है, सभी में। कारण पूछेंगे आप, कारण क्या है? भारत देश की सरकार ने कानून बनाया है कि सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचा जाए। ये कानून है हमारे देश में। अब चूंकि कानून है तो सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचते हैं। आप पूछोगे ये कानून क्यों बनाया? सरकार के मंत्रियों से मैंने कई बार इस पर बहस की कि आपने ऐसा कानून क्यों बना।
तो वो कहते हैं कि भारत में तेल का उत्पादन बहुत कम है और तेल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, उत्पादन कम है। तो हम क्या करते हैं, विदेशों से तेल इंपोर्ट करते हैं और उसको मिक्स करके बेचते हैं ताकि सबको डिमांड पूरी कर सके। अब समस्या क्या आती है कि ये जो पामोलिन ऑयल मिक्स किया जाता है ये कभी भी हमारी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता। पामोलिन ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए, पाचन होने के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, इसलिए पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन नहीं होता, तो वो ब्लड में जाके डिपॉजिट होता है और जब पाम ऑयल ब्लड में डिपॉजिट होता है तो सैकड़ों बीमारियां आपको आती हैं जो बात से जुड़ी हुई। इसलिए बाजार का डब्बा बंद तेल मत खाइए। फिर क्या करें, आप ऐसा करिए, आपको जैसे शेंग तेल खाना है, शेंगा तेल, आप अपना शेंग दाना लेके जाइए, कोई तेल निकालने वाला जो मशीन है उसको दीजिए, वो तेल निकाल कर आपको देगा, वो तेल आप खाइए, वो शुद्ध तेल। आप तिल का तेल खाते हैं तो तिल लेके जाइए, मशीन में तेल निकलवा के अपनी आंखों के सामने लाइए, वो तेल खाइए। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों लेके जाइए, उसका तेल निकलवाइए, उसको लेके आइए और वो खाइए। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? पुणे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑयल निकालने का काम करते, जो पुराना शहर है ना पुणे का, सब जगह बहुत सारे ऐसे ऑयल मिल हैं, छोटी छोटी मशीनें लगा के लोग बैठे हैं। आप अपना शेंग दाना दीजिए, वो तेल निकाल के देंगे, आप अपना नारियल दीजिए, वो तेल निकाल के दे देंगे, तो वो तेल आपके लिए शुद्ध है। फिर आप बोलेंगे वो तेल में गाढ़ापन बहुत है, वो कंसेंट्रेटेड है, आप उससे डरिए मत। ये जो तेल का कंसेंट्रेशन होता है, गाढ़ापन होता है, ये उसका प्रोटीन कंटेंट है और तेल में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो तेल नहीं होगा। हमारे मन में डर क्या बैठा हुआ है, अरे तेल बहुत गाढ़ा है, बहुत कंसेंट्रेशन है उसमें, इसलिए वो खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, ये तेल का जो गाढ़ापन है ये कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है पामोलिन ऑयल से, शुद्ध तेल से नहीं बढ़ता। आप बाजार से कई बार रिफाइंड तेल लाते हैं, डबल रिफाइंड तेल लाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण है। और जो वेजिटेबल ऑयल लाते हैं वो तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसको आप डालडा कहते हैं, वनस्पति घी, उसको कभी मत खाइए। वनस्पति घी सबसे ज्यादा खतरनाक, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल बहुत खतरनाक है, वो मत खाइए, क्योंकि तेल को रिफाइन करने में जो केमिकल मिक्स किए जाते हैं वो खतरनाक है सारे के सारे। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का मतलब है 23 केमिकल्स उसमें मिक्स किए। तो आप अपने मन में ये स्पष्टता कर लीजिए, तेल में जो गाढ़ापन है वो खराब नहीं है, वो प्रोटीन है और उस प्रोटीन के लिए ही हम तेल खाते हैं। अगर तेल का गाढ़ापन निकाल देंगे वो तेल ही नहीं रहेगा, वो तो पानी जैसा हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, चिकनाई दो तरह की होती है, गाढ़ापन दो तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा है उसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बुरा है उसको LDL और VLDL कहते हैं। तो आपको HDL बढ़ाना चाहिए, LDL कम करना चाहिए। HDL बढ़ाने के लिए शुद्ध तेल खाइए, हमेशा HDL बढ़ेगा और लाइफ आपकी बढ़ती चली जाएगी। और ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे तो LDL बढ़ेगा और जिंदगी भर आपको हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। इसलिए रिफाइंड, डबल रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, ये सब बंद करके शुद्ध तेल खाना आप शुरू करिए। जो भी तेल खाएं, शेंगा तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, नारियल का तेल खाएं, खोपरे का तेल खाएं, सूरजमुखी का तेल खाएं, शुद्ध खाइए, प्योर ऑयल खाइए, तो जीवन भर वात आपको तकलीफ नहीं करेगा और 80 बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ये आयुर्वेद का एक सिंपल सा सूत्र है। दूसरा सूत्र है, पित्त के रोगों से अगर बचना है आपको जीवन भर,
तो देशी गाय का घी खाइए। पित्त के रोग क्या हैं? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, खट्टी डकारें आना, मुंह में पानी आना, भोजन का पाचन नहीं होना, बार बार खट्टी खट्टी जो है मुंह में पानी आते रहना, भोजन खाए हुए घंटों घंटा हो गया फिर भी मुंह में बार बार भोजन का स्वाद आता रहता है। ये सब पित्त की विकृति के रोग हैं और इनकी संख्या 40 है। 40 पित्त के रोग हैं। इनसे अगर बचना है तो जिंदगी भर शुद्ध गाय का घी खाइए। शुद्ध गाय के घी का मतलब जो गाय है ना उसका दूध, दूध को बनाइए दही, दही में बनाइए ताक, ताक बनाने के बाद जो निकलेगा मक्खन उसको करिए गरम, वो जो बनेगा वो है घी। ये घी खाइए। तो आप बोलेंगे गाय का घी कहां मिलेगा? गाय का दूध खरीदिए, दूध को दही बनाइए, दही से ताक निकालिए, मक्खन बनाइए, घी बनेगा। क्या प्रॉब्लम? गाय है अभी देश में और गाय का दूध भी। फिर आप बोलेंगे भैंस का घी खाएं, तो भैंस का घी खाएंगे भैंस जैसे ही हो जाएंगे। जैसी भैंस है वैसा ही उसका घी है, जैसी भैंस है उसका दूध भी वैसे ही। आयुर्वेद में ये कहा गया है जो भैंस का तूप है, मशी का तूप, वो सिर्फ वो लोग खा सकते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ते हैं ना कोल्हापुर में, वो लोग मशी का घी खा सकते हैं, कोल्हापुर वाले खा सकते हैं क्योंकि कुश्ती लड़ते हैं, दंड बैठक करते हैं। कुश्ती लड़ना, दंड बैठक करने का मतलब जिनका फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होता है, जो शरीर का बहुत उपयोग करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, फावड़ा लेके दिन भर खोदते रहते हैं, या हमारा शेतकरी वर्ग है जो खेत में हल चलाता रहता है, ये सब लोग मशी का तूप खा सकते हैं। आप तो बैठे बैठे जिंदगी बिताते हैं अपनी, घर में बैठे हैं, दुकान पे बैठे हैं, कार में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, आपका तो कुछ काम ही नहीं करता शरीर, दिन भर बैठना, रात भर बैठना, या तो सोते हैं या तो बैठते हैं। पैदल चलना भी अब हमारा बंद हो गया, भाजी भी खरीदने जाते हैं तो कार में जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जाते हैं। तो आप मशी का तूप मत खाइए, बहुत खतरनाक है। आप गाय का तूप खाइए। गाय का तूप बहुत जल्दी हजम होता है और सबसे जल्दी उसका पाचन। तो गाय का तूप खाते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी पित्त का कोई भी रोग नहीं आएगा। और तीसरा प्रिंसिपल आयुर्वेद का है, तीसरा सिद्धांत है कि कफ का रोग अगर आपको नहीं चाहिए जीवन में, कफ का सबसे खतरनाक रोग पता है क्या है? मोटापा, लठपना, वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े आपका, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आंखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छे रहें। तो कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहे, ये सब कफ के संतुलन से होता। जवान अच्छी रहे, कान अच्छे रहे, आंख अच्छी रहे, वजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार सर्दी खांसी जुकाम ना आए, तो मतलब ये है कफ को संतुलित रखो। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है। कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत में जब से शुगर प्रोडक्शन हुआ तभी से लोग ओवरवेट हुए। हाँ, ये बहुत बड़ी रिसर्च है। मैंने इस रिसर्च में 12 साल खराब किया अपना, पूरे डेटा इकट्ठे किए भारत देश के। शुगर प्रोडक्शन जब से इस देश में हुआ और चीनी खाना हमने जब से शुरू किया, ओवरवेट हम तभी से हुए। उसके पहले भारत में कोई ओवरवेट नहीं था। जब तक शुगर नहीं आई थी तब तक ये देश ओवरवेट नहीं था। जब से शुगर आई सब मोटे मोटे हो गए, सबके पेट बाहर निकलना शुरू हो गए। ये सब शुगर का दुष्परिणाम है, शक्कर का दुष्परिणाम। आप पूछोगे क्यों? ये जो शक्कर है ना, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होती, और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती वो टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है।
और ये शक्कर जब टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मोटापा आना शुरू होता है। शक्कर के बारे में सरल बात एक बताता हूं जो आपको समझ में आए जल्दी से। हम खाना खाते हैं लंच में या डिनर में, कितना भी हम खाना खाएं, सपोज हमने 250-300 ग्राम खाना खाया, लगभग इतना ही हम खा पाते हैं। उतना खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, गुड़ 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम गुड़ आपने खाया, ये आपके पूरे भोजन को विदिन 4 आवर्स 4 घंटे में 100% डाइजेस्ट करा देगा। थोड़ा सा गुड़, गुड़ जो है ना बहुत बड़ा पाचक, डाइजेस्टर है बहुत बड़ा गुड़। और आपने जो खाना खाया 250-300 ग्राम, इसके पीछे आधा चम्मच शुगर खा लीजिए। अब ये खाना आपको 8 घंटे तक हजम नहीं होगा शुगर खा ली तो। और जितना भोजन आपने किया है इसकी पूरी एनर्जी ½ टी स्पून शुगर को डाइजेस्ट करने में खर्च हो जाएगी। शुगर इतनी खराब, मत खाइए। शुगर में सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है? जो केमिकल शुगर को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सबसे खराब केमिकल एक सल्फर नाम का केमिकल है जिसके बिना कभी भी शुगर बन नहीं सकती। और सल्फर जो है पॉइजन है, जहर है। और वैसे भी शुगर इतनी महंगी है, शक्कर इतनी महंगी है, 50 रुपए किलो हो गई है। क्यों आप दिमाग खराब करते हैं उसको खा खा के? बंद करिए। उससे अच्छा गुड़ लाइए, गुड़। और गुड़ तो बाजार में अच्छा है, शुगर से तो सस्ता है। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज मिलती है महाराष्ट्र में, काकवी। काकवी खाइए। आप तो जानते हैं ना काकवी, वो तो सबसे अच्छी। काकवी को चाय में डालिए, काकवी को दूध में डालिए, काकवी का मिठाई बनाइए, लड्डू बनाइए, हलवा बनाइए, शीरा बनाइए, काकवी से सब बनता है। तो या तो गुड़ लाइए, नहीं तो काकवी लाइए। और गुड़ जब आप खरीदेंगे बाजार से तो ध्यान से गुड़ खरीदिए। जो ज्यादा व्हाइट कलर का है, सफेद, वो गुड़ मत लाइए। वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बना है, बहुत खराब है। तो कौन सा गुड़ लाएं? जो थोड़ा काला काला दिखता है, गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, लाल लाल दिखता है, दिखने में जो अच्छा नहीं लगता है, वही गुड़ में क्वालिटी। वो गुड़ लाइए। और मैंने कहा गुड़ से भी अच्छी काकवी है, अगर मिले तो वो है। और गुड़ और काकवी से भी अच्छी एक चीज है, वो है शहद, हनी। मध खाइए। अगर थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं तो शहद से अच्छी कोई मीठी चीज नहीं है पूरी दुनिया। भरपेट शहद खाइए, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ेगा आपका। भरपेट शहद खाएं तो। और थोड़ी सी चीनी खाना शुरू किया, वेट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि राजीव भाई हम 3 साल से प्राणायाम करते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता। कोई कहता है हम 4 साल से प्राणायाम करते हैं, वेट कम नहीं होता। फिर मैं उनसे पूछता हूं आप शुगर खाते हैं? हाँ खाते तो है। मैंने कहा फिर कभी नहीं कम होगा। आप जितना मर्जी प्राणायाम करें, अगर शुगर खा रहे हैं तो वेट बिल्कुल कम नहीं होगा। शुगर बंद कर दीजिए, वेट अपने आप कम हो जाएगा। मैंने तो कई बार कई पेशेंट को देखा कि कुछ पेशेंट प्राणायाम भी नहीं कर सकते, लेकिन खाली शुगर छोड़ दें, उतने में ही वेट खत्म हो जाता है, एकदम बॉडी स्लिम और ट्रिम हो जाती है। काकवी, काकवी नहीं मालूम? पड़ोसी से पूछ लो, बता दे। हाँ। तो या तो शहद खाइए, हनी लीजिए, नहीं तो गुड़ लीजिए, नहीं तो काकवी लीजिए। और एक आती है मिश्री। मिश्री को हम शायद मराठी में खड़ी शक्कर, लेकिन वो बड़ी वाली। ये जो बारीक आती है ना, वो तो चीनी से ही बनती है, वो तो बेकार है। जो बड़ा ऐसे गोल गोल आता है बॉल जैसा, वो तो बहुत अच्छा है। मिश्री से अच्छी तो कोई चीज नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये मिश्री माखन के साथ खाते और बिल्कुल डायबिटिक नहीं, रोज खाते।
कभी उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, कभी उनका पेट बाहर नहीं निकला, कभी ओवरवेट नहीं हुए, और माखन मिश्री खा के ही कंस को मारा उन्होंने। इतनी शक्ति है। मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया कि ये जो माखन है, बटर जिसको हम कहते हैं, कौन सा बटर? ताक बनाने के बाद निकला हुआ बटर, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। जितने भी ऑयल हैं हमारे लाइफ में, सबसे आसानी से डाइजेस्ट होता है मक्खन, बटर। जैसे उदाहरण में दूं, आप बटर खाएंगे, मक्खन खाएंगे, 40 मिनट से लेकर 1 आवर उसको चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, और ऑयल खाएंगे उसको 4 आवर्स चाहिए, और बटर ऑयल खाएंगे उसको 6 आवर्स चाहिए। सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है मक्खन, 40 मिनट से 1 घंटे में। इसलिए कहा जाता है बच्चों को मक्खन खिलाइए, और वो भी मिश्री के साथ, तो सारे बच्चे श्री कृष्ण जैसे हों, और बड़े होने पे कंसों को मारेंगे। आजकल कंस बहुत हैं इसके। तो ये छोटे छोटे कुछ नियम है आयुर्वेद के। पहला नियम मैंने बताया, शुद्ध तेल खाइए। दूसरा नियम बताया, गाय का घी खाइए। तीसरा नियम बताया, शक्कर मत खाइए। वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाएगा और लाइफ आपकी डिसीज फ्री हो जाएगी। और एक आयुर्वेद में कहा गया, वात पित्त कफ को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया कि खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीजिए। खाना खाते ही तुरंत पानी मत पीजिए। अगर आप खाना खाते ही तुरंत पानी पीते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होने वाली है। कारण उसका क्या है? आप जब भोजन करते हैं तो भोजन पेट में इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान है, उसको हम जठर कहते हैं। जठर स्थान में अग्नि प्रदीप्त होती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। अब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उससे खाने का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो जैसे ही अग्नि प्रदीप्त हुई, आप उसी समय गटागट पानी पी लेते हैं। और पानी का अग्नि से दोस्ती नहीं। अग्नि के ऊपर जब पानी डालेंगे अग्नि शांत हो जाती है, और जठर अग्नि शांत हुई तो भोजन पचेगा नहीं। भोजन पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन विष उत्पन्न करेगा, और उस विष के कारण 103 डिसीज आएंगे, 103 बीमारियां। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है, कभी भी ना पिए। कब पिए? लगभग 1.5 घंटे के बाद पिए। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए तो सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पानी पिए। जैसे गरम दूध पीते हैं, गरम चाय पीते हैं, एक सिप पिया, थोड़ी देर रुके, फिर एक सिप पिया, फिर रुके, फिर एक सिप पिया, ऐसे पानी पीने की आदत है। एक साथ गटागट पानी पीना बंद कर, ये बहुत खराब है। क्यों? हमारा जो मुंह है ना, इसमें हमेशा लार बनती है। एक एक सिप पानी पिए तो लार ज्यादा मात्रा में अंदर जाती है, और लार जो है ना वो एल्केलाइन है, और हमारे पेट में हमेशा एसिड बनता है। एसिड और एल्केलाइन दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों मिले तो निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो बार बार मुंह का जो क्षार है, लार, वो पानी के साथ अंदर जाएगा, पेट का अम्ल शांत रहेगा, और पेट का अम्ल शांत होगा तो जीवन में कभी भी डिसीज नहीं आएगा। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, पानी को सिप सिप करके पिए। तीसरा नियम है, दिन की शुरुआत पानी से करें। जब सुबह हो गई, आप सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पिए। मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, दातुन नहीं करना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। क्यों पीना? रात को आप सो गए, मुंह में लार जमा हो गई, आपने उठते ही पानी पी लिया, वो सारी लार अंदर चली गई। सुबह सुबह की जो लार है ना, उसकी मेडिसिनल क्वालिटी सबसे ज्यादा है, उसका औषधीय गुण बहुत है सुबह की लार का। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि ये सुबह की लार थूकनी नहीं चाहिए, इसको पीना चाहिए। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए? कम से कम 3 गिलास। कैसे पिए? सिप सिप करके, तो सारी लार अंदर जाएगी। और पानी पीने के बाद आप टॉयलेट जाएं, तो ये सुबह सुबह जो आप पानी पिएंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन को जाके क्लीन करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपकी साफ हुई
तो मल एकदम से बाहर निकलेगा। और जिनको सुबह एक बार शौच साफ होता है, संडास खुल के आता है, उनके जीवन में कोई रोग नहीं आता। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया सुबह उठते ही पानी पिए। इसको ऊषा पान के नाम से डिफाइन किया गया है आयुर्वेद। ये तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का, वो ये कहता है कि जिंदगी में कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना आए, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कोल्ड वाटर गलती से भी ना पिए। ठंडा पानी का डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद में? आयुर्वेद कहता है कि जो पानी रेफ्रिजरेटर में रखा है वो ठंडा है, जो पानी में बर्फ मिला दिया आपने वो ठंडा है। पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम चला गया तो वो पानी ठंडा है, और वो फ्रिज का पानी है, बर्फ का पानी है, इसे गलती से भी ना पिए। हमेशा नॉर्मल वाटर पिए, मिट्टी के घड़े का पानी पिए, वो सबसे अच्छा। क्या आप जब ठंडा पानी पीते, पेट आपका गर्म है, पानी तो ठंडा है, तो गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो गड़बड़ होने वाली। या तो पेट पानी को गर्म करे या पानी पेट को ठंडा करे। अब पेट पानी को गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी पानी को गर्म करने, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ब्लड में से आएगी, तो सारे बॉडी का ब्लड पेट में आएगा पानी गर्म करने के लिए, तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन्स आपके डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया ठंडा पानी ना पिए। तो ये 4 नियम मैंने बताए। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, पानी सिप सिप पिए, सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पिए, और उसके बाद टॉयलेट जाएं, और कभी भी ठंडा पानी ना पिए। ये 4 नियम का पालन करेंगे तो वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहेंगे। शुद्ध तेल खाएंगे, देशी गाय का घी खाएंगे, और शक्कर खाना बंद करके गुड़ खाएंगे तो वात पित्त कफ संतुलित रहेंगे। इन्हीं 7 नियम को जिंदगी भर अगर आप फॉलो करते रहें तो लाइफ आपकी डिसीज फ्री रहेगी, रोग मुक्त आप रहेंगे। और अगर आप रोग मुक्त हैं तो जीवन में किसी तरह की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से यही चाहते हैं, हर व्यक्ति निरोगी हो, हर व्यक्ति रोग मुक्त हो। इसलिए गांव-गांव जाकर सबको ये नियम बता रहे हैं, गांव-गांव जाकर सबको योग और प्राणायाम सिखा रहे हैं। और ये योग प्राणायाम की हमारी जो यात्रा शुरू हुई हरिद्वार से, आज भारत के 680 जिलों तक पहुंच गई है। अगले 2 वर्षों में ये योग प्राणायाम गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके लिए 13,40,000 योग शिक्षकों की ट्रेनिंग सारे देश में शिविरों के माध्यम से हो रही है, और थोड़े दिन में हम ये काम कर पाएंगे। तो पहला काम है भारत स्वाभिमान का, हर व्यक्ति को निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना, योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से। और दूसरा और आखिरी काम है हमारे भारत स्वाभिमान का, देश को स्वस्थ बनाना, देश को निरोगी बनाना। अब देश को क्या बीमारी है? देश को इस समय सबसे बुरी बीमारी है, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। सारे देश में इतना ज्यादा करप्शन फैला हुआ है, इतना भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक सारा देश इसमें डूब गया। हम लोगों ने करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में कुछ स्टडी किया तो पता चला कि भारत देश के लोग हर साल 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं। हम केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को टैक्स देते हैं, नगर पालिका को टैक्स देते हैं, और हर साल करीब 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि देश का विकास इस पैसे से होगा। लेकिन ये जो 21 लाख करोड़ का हमारा टैक्स का रकम है, इसमें से 85% धन भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में समाप्त हो जाता है। हमारे भारत देश के एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं भारत के किसी एक व्यक्ति से 1 रुपए टैक्स में लेता हूं और वापस वो 1 रुपया गरीब आदमी के विकास के लिए देता हूं, तो उस गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता है।